सभी को नमस्कार। संस्कृत साहित्य में संस्कृत नाटकों के प्रस्तुतिकरण की ऐतिहासिक या वास्तविक घटनाओं के वर्णन क्या मिलते हैं? इस प्रश्न पर विचार करते हुए गत सप्ताह मैंने दामोदर भट्ट के कुट्टनी मत महाकाव्य में रत्नावली नाटिका की प्रस्तुति का जो ऐतिहासिक वर्णन किया गया है, उसकी चर्चा की थी। किस प्रकार से काशी के विश्वनाथ मंदिर में समरभट्ट नामक एक सामंत के सामने काशी की ही एक वारांगना मंजरी के द्वारा रत्नावली का प्रथम अंक प्रस्तुत किया गया और उस प्रस्तुति का पूरा विवरण, पूरा दस्तावेज दामोदर ने अपने महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। और यह 8वीं शताब्दी के आसपास रत्नावली नाटिका काशी के विश्वनाथ मंदिर में प्रस्तुत हुई, खेली गई, यह हम इससे जानते हैं। संस्कृत नाटक की एक अलग प्रकार की प्रस्तुति का ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण विद्यापति की पुरुष परीक्षा की एक कहानी में प्राप्त होता है। विद्यापति की पुरुष परीक्षा में कहानियां हैं। विद्यापति महान कवि हैं, मैथिली के, अवहट्ट भाषा के भी वे बड़े कवि हैं। कीर्तिलता उनका प्रसिद्ध काव्य है। संस्कृत के अच्छे पंडित और रचनाकार वे हैं। पत्र लेखन पर संस्कृत में उन्होंने पुस्तक लिखी है। पुरुष परीक्षा उनकी कथाओं का संग्रह है। अत्यंत ही रोचक कथाएं उसमें हैं और उसकी अनेक कथाएं ऐतिहासिक वृत्तांतों पर हैं, सर्वथा काल्पनिक नहीं है। उनके चरित्र ऐतिहासिक हैं। उसमें तो मोहम्मद गजनी का वर्णन है और गजनी के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया है, जो हिंदू राजाओं के भी उसमें नाम आते हैं और दो प्रसिद्ध राजपूत वीरों के नाम उसमें विद्यापति ने उस कथा में दिए हैं। वह सत्यवीर कथा एक है। उसी प्रकार की एक कथा नट परीक्षा शीर्षक से विद्यापति की इस पुरुष परीक्षा में आती है। विद्यापति 15वीं-16वीं शताब्दी के रचनाकार हैं और ये जो कथा है इसके पात्र 12वीं शताब्दी के हैं। इसमें राजा लक्ष्मण सेन का वर्णन है, जो बंगाल के प्रसिद्ध राजा हैं। उमापतिधर उनके मंत्री थे, उनका वर्णन इस कथा में आया है। उमापतिधर भी प्रसिद्ध हैं और वे राजा लक्ष्मण सेन के अमात्य थे। यह भी संस्कृत साहित्य की परंपरा से जाना जाता है, क्योंकि उमापतिधर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भी हैं और उनके अनेक सुभाषित संग्रहों में उद्धृत हैं। जयदेव जो उनके समकालीन हैं, वे अपने कतिपय समकालीनों की प्रशस्ति करते हैं। तो वाचा पल्लवयत्युमापतिधरः धोई कवि क्षमापति, ऐसा वे अपने समय के कुछ कवियों की प्रशस्ति में कहते हैं। राजा लक्ष्मण सेन, पवन दूत के प्रणेता कवि धोई और कवि उमापतिधर जो कि लक्ष्मण सेन के अमात्य भी हैं, और महाकवि जयदेव, ये सब समकालीन हैं और एक दूसरे को जानते हैं। यह तो जयदेव के उल्लेख से हम समझ ही सकते हैं। लेकिन इस कथा में एक नट आता है और वह राजा लक्ष्मण सेन का आश्रित है, उनकी राजसभा का वह नट है। इससे पता चलता है कि नाट्याचार्यों को, नटों को राजा आश्रय दिया करते थे और उनकी राजसभा में यह नट था। कभी कभी वह प्रस्तुतियां किया करता था। जिस प्रस्तुति का इसमें वर्णन है वह तो एकल प्रस्तुति है, केवल एक ही नट के द्वारा वह प्रस्तुति कराई गई है। प्रसंग इस प्रकार से उपस्थित होता है कि एक बार बहुत अच्छी वेशभूषा में, ऊपर सुंदर दुकूल धारण किए हुए और अच्छी बिंदी लगाए हुए नट ने राजा लक्ष्मण सेन की राजसभा में प्रवेश किया। उमापतिधर जो अमात्य थे, उनको कदाचित थोड़ी चिढ़ थी इस नट से, तो उन्होंने कुछ व्यंग्य करते हुए कहा कि आज तो बड़े तुम सुशोभित वेश में चले आ रहे हो, पर तुम्हारे मस्तक पर एक बिंदी है, तो यह तो नट के ऊपर एक बिंदी लगाई जाए तो नटम हो जाता है, तो नटम नपुंसक लिंग हो जाएगा, तो तुम नटम हो, नटह नहीं हो, ऐसा उन्होंने व्यंग्य किया। नपुंसक तुम हो, ऐसा ताना उन्होंने मारा। यह नट जो था, यह विद्वान भी था। उसने बड़ी
अच्छी भाषा में उत्तर दिया, पढ़ने योग्य है। उसने कहा कि उमापतिधर जी, आप ये नहीं देख रहे हैं कि एक बिंदी नहीं है, मेरे मस्तक पर 2 बिंदियां हैं। तो अहम नटः, नटः शिवः, नटराजः शिवः, शिवरूपोऽहम्, त्वं तावत् उमापतिधरः, उमापतेः शिवस्य वाहनभूतस्त्वम्, अतएव अहम त्वाम आरोहामि। ऐसा कुछ उसने कहा। मूल पुस्तक इस समय मेरे पास नहीं है, पर इसी रूप में उसमें संवाद है कि तुम मेरे वाहन भूत हो। मैं तो साक्षात शिव का रूप हूं, क्योंकि एक बिंदु मेरे ललाट पर नहीं है। तो मैं नट हूं और नटराज शिव का स्वरूप में हूं, और तुम तो नंदी हो। उमापतिधर का अर्थ तो उमापति को जो पीठ पर धारण करता है या लिया जाएगा। उसने भी अपने व्याकरण का ज्ञान प्रदर्शित कर दिया और उमापति को बड़ा करारा उत्तर दिया। उमापति अमात्य थे, वो तो तिल मिला गए उसके इस उत्तर से, और उन्होंने कहा कि तुमको बड़ा गर्व है अपनी नट विद्या का। ऐसा ही यदि गर्व है तो भवभूति के उत्तर रामचरित का छायांक करके दिखाओ। उसको अच्छी तरह से करके दिखा दोगे तो मान लेंगे कि हाँ, तुमको तुम्हारी विद्या आती है। तो नट ने कहा कि हाँ, मैं इसको स्वीकार करता हूं। तो जैसा उसने प्रस्तुत किया है, उससे प्रतीत होता है कि उसको छायांक पूरा उपस्थित था। तत्काल उसका पूरा अभिनय उसने करके, राम का अभिनय उसने उसमें करके बताया। अभिनय करते करते इतना भावाविष्ट वह हो गया, सात्विक अभिनय किया। वो छाया सीता को राम खोज रहे हैं, किस प्रकार से सीता दिखाई नहीं दे रही है, और यहीं कहीं है, ऐसा अनुभव राम करते हैं। इस अनुभव को प्रदर्शित करते हुए सीता के वियोग में सीता को न पा करके उनका स्पर्श अनुभव करते हैं, फिर भी उनको नहीं देख पा रहे हैं। यह जो राम की विकलता है, इसका अत्यंत सात्विक अभिनय के द्वारा भावाविष्ट दशा में अभिनय करते हुए राम रूपता को प्राप्त उस नट ने किया। तो सात्विक अभिनय में भावाविष्ट वह इस प्रकार से हो गया कि वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। इतनी ही कथा विद्यापति बताते हैं। इस कथा से एक बात तो यह सामने आती है कि उत्तरामचरित के अलग अलग अंकों का अभिनय किया जा सकता था, किया जाता था, और छायांक का एकल प्रस्तुति के द्वारा कोई नट संपूर्ण अभिनय कर देता था। यह भी इससे हम जानते हैं। और सात्विक अभिनय का जो सिद्धांत है, वह व्यवहार में उतरने पर क्या होता है, यह भी हम इसके द्वारा जानते हैं। सात्विक अभिनय में परकाय प्रवेश होता है। अभिनेता जैसे किसी दूसरे के चोले में चला जाता है, तो नट राम का अभिनय करते हुए राम के चोले में चला गया। यह योगी के द्वारा जो समाधि में परकाय प्रवेश कराया जा सकता है, उससे इसकी उपमा भी भरत मुनि ने दी है। यथा जंतु स्वभावम स्वम परित्यज्यान्य दैहिकम तत्स्वभावम विभजते यस्य वेशम समाश्रितः वेशेन वर्णकैश्चैव छादितः पुरुषस्तथा परभावम प्रकुरुते। ऐसा भरत मुनि कहते हैं। जैसे कोई एक जीव अपनी काया छोड़कर दूसरे की काया में प्रवेश कर जाता है, तो उसी के जैसा करने लगता है। लेकिन उस सात्विक अभिनय का यह सिद्धांत नहीं है कि उससे तदाकार आकारित होकर के अपने आप को भूल जाओ। जीव तो वही रहेगा जो पर काया में गया है, तो वह तो स्मरण करेगा कि मैं वह जीव हूं, मैं इस दूसरी काया को चला रहा हूं। तो राम की भूमिका में मैं हूं, मैं अभिनेता हूं, यह तो उसको याद रखना चाहिए। तो मैं अभिनेता हूं, यह भी उसको स्मरण कर किए रहना होगा। और इसकी काया में मैं चला गया हूं, यह भी उसको याद रखना होगा। यह जो वैविध्य है, यह सात्विक अभिनय का मर्म है। जो नौवाइस होते हैं, नौसिखी अभिनेता होते हैं, उन पर जुनून आ जाता है अभिनय करते समय। तो सात्विक अभिनय तो करते हैं और वो उस सत्वाविष्ट हो जाते हैं, रजस तमस को निग्रहण करके और भूमिका में पहुंच करके, और उस भूमिका से वे आविष्ट हो जाते हैं। इसको कवलम नारायण पणिक्कर पजेस्ड होना कहते हैं। और ये पजेस्ड होना खतरा भी हो सकता है। इससे कैसे बाहर आया जाए, आवेश इसको वो कहते हैं। तो आवेश होना भी आवश्यक है, लेकिन आवेश होते समय सत्वस्थ होना, और मैं अमुक अभिनेता हूं, यह भी
बोध बना रहना, यह भी आवश्यक है। यह बोध निरस्त हो जाएगा तो उस भूमिका में इस तरह से चला जाएगा कि वह प्राणांत हो सकता है, जैसा कि इस नट का हुआ। इस नट के साथ तो यह हुआ कि उसको चुनौती उमापति धर ने ऐसी दे दी थी। उस चुनौती को निभाने में वह आविष्ट इस प्रकार से हुआ कि वह भावावेश में राम से तदाकाराकारित हो गया और उसको कदाचित चिंता भी नहीं रह गई कि राम रूप होते हुए मैं यदि जीवन लीला को यहीं त्याग भी दूं तो कोई बात नहीं है। कदाचित इस भाव से उसका प्राणांत हो गया, यह भी हम कह सकते हैं। पर यह एक प्रसंग है। यह प्रसंग सत्य इसलिए है क्योंकि इसके पात्र ऐतिहासिक हैं। राजा लक्ष्मण सेन, उमापति धर, ये सुविदित पुरुष हैं और उस समय की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वह इसमें सामने आती है। तो यह राजा लोग नटों को आश्रय देते थे, उनसे अभिनय कराते थे। उत्तरामचरित के छायांक का अभिनय कोई नट कर सकता था, ऐसा संभव था। और वह अभिनय पद्धति, सात्विक अभिनय, उसकी जटिलता, इसका भी बोध विद्यापति, जो महान कवि हैं और अद्भुत गीतकार भी हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे कथाकार वे हैं। और ये जो पुरुष परीक्षा है, ये संस्कृत की सर्वोत्तम कथाओं में से, कथा संग्रहों में से एक माना जाना चाहिए। और यह संस्कृत साहित्य की भी बड़ी धरोहर है। तो इसमें अनेक मार्मिक कथाएं इस प्रकार की हैं और ऐतिहासिक कथाएं भी हैं। इस कथा से जो नटवीर की कथा है, नट कथा है, इससे नाट्यशास्त्र की परंपरा बंगाल में 12वीं शताब्दी में किस रूप में फल फूल रही है, यह भी हम जानते हैं। इस प्रसंग को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।